हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लास्ट हमने किया था स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। तो स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में तीन चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक होगा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस मीन्स लिमिट, क्या लिमिट है स्टैटिस्टिक की। ये तीन चीज़ें हम लोग आज कवर कर लेंगे, होपफुली आज कर लें। तो नेचर क्या है, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस, एज एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स को हम एज अ साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमने न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा हमने कलेक्ट किया उसको सिस्टमैटिक वे में हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम उसको एज अ साइंस कहते हैं। एज एन आर्ट कहते हैं, आर्ट मीन्स कला होती है, हिंदी में हम उसको कला कहते हैं। जब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को हम प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम एज एन आर्ट। की स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस भी है क्योंकि सिस्टमैटिक वे में है, और एज एन आर्ट भी है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर होती है इससे। स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर में हम बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स टू टाइप्स की हैं, एक डिस्क्रिप्टिव नेचर की है और दूसरा इन्फरेंशियल। स्टैटिस्टिक्स एज डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिक्स एज इन्फरेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, मीन वर्ड से ही मीनिंग निकलता है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब। जो हमारे पास डाटा है, जो हमने क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट किया है, उस डाटा को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डाटा कलेक्ट करा, फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में जब हमने उसको ऑर्गेनाइज किया या हमने उसको प्रेजेंट किया टेबल फॉर्म में, डायग्राम में, चार्ट में और ग्राफ में, तो ये हमने डाटा को डिस्क्राइब किया है, अपने डाटा को। अभी इसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, सिर्फ डिस्क्राइब किया हमने, डाटा को प्रेजेंट किया है टेबल में तो हमने उसको डिस्क्राइब किया टेबल की फॉर्म में। एनालाइज किया है डाटा को ताकि आगे जाकर हम उससे कंक्लूजन निकाल सकें। तो डिस्क्रिप्टिव क्या है, व्हाट इज़, डाटा हमने जो कलेक्ट किया है वो क्या है। व्हाट इज़ जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, व्हाट इज़ जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। हम जब एनालाइज करते हैं तो हम उसमें सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और कैसे मेजर करते हैं। उसमें मीन, मोड, मीडियन, ये हम मेथड्स यूज़ करते हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव, सिंपल वे में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है व्हाट इज़, जो हमने डाटा कलेक्ट करा है, हमने उसको डिस्क्राइब किया है, सिर्फ डिस्क्राइब किया है डाटा के बारे में, वो डिस्क्रिप्टिव है। इन्फरेंशियल होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। जब हमने डाटा कलेक्ट करा, एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे उसको। उसमें हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, सजेशंस रखेंगे। आउटकम मीन्स जो रिजल्ट है, रिजल्ट को प्रिडिक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे उसको। यहाँ पर हम लोग जैसे डिस्क्रिप्टिव में चार्ट, ग्राफ्स और टेबल्स बनाते थे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी लगेगी। और जैसे डिस्क्रिप्टिव में हम सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते थे, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारा हाइपोथेसिस, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब करते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत हायर लेवल पे चली जाती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आपका जो लेवल है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, आपके सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो डिफरेंस समझ आया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपके पास जो डाटा है वो कलेक्ट किया है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है, ऑर्गेनाइज करके, प्रेजेंट करके टेबल, चार्ट या ग्राफ्स के फॉर्म में, और उसको एनालाइज करना है। सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ होती है इसमें मेजर करने के लिए। फिर जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है इसमें कंक्लूजन ड्रॉ होता है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप सजेशंस दोगे, ओपिनियंस निकलेंगे, कंक्लूजन्स बनेगा, कंपैरिजन हो सकता है, टेस्ट होंगे इसमें, और प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट या हाइपोथेसिस बनती है, वेरिएंस एनालिसिस होता है। तो ये थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन डिफरेंस ये है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करना, इन्फ्रेंशियल का मतलब है कंक्लूजन ड्रॉ करना।
देन कम्स द फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शंस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। स्टैटिस्टिक्स पहले बात तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस होती है, मतलब इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी एक प्रॉब्लम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल हमने स्टैटिस्टिक्स निकाला 20% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड, तो हमारी 20% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो अनएम्प्लॉयड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना डाटा में से, ताकि हम प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकें और रेमेडीज़ जो है उसको सजेस्ट कर सकें। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मीन्स इम्पॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमको कॉज और इफेक्ट का पता लगता है, कॉजेज़ पता लगते हैं, फिर हम उसके बाद उसमें से सजेशंस ले सकते हैं। जैसे कि डिक्रीज इन एक सेकेंड या एग्जाम्पल, डिक्रीज इन प्राइस, किसी भी एक कमोडिटी का अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। या हम ये कह सकते हैं कि डिमांड इंक्रीज होने का क्या रीज़न है, क्या कॉज है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है इसलिए डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल का मीनिंग है, इंटरसेक्टोरल मीन्स दो सेक्टर के बीच में कंपैरिजन, और इंटरटेम्पोरल मीन्स टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बीच में कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल को हम ऐसे समझेंगे कि मान लो कि एक अर्बन सेक्टर है, एक रूरल सेक्टर है। अर्बन सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टोरल। एग्जाम्पल, परसेंटेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक एग्जाम्पल था जब हमने कंपेयर किया। इंटरटेम्पोरल हुआ कि हमने मैग्नीट्यूड या चेंज जो है, चेंज कितना लंबा है, कितना मतलब ओवर द पीरियड कितना चेंज आया है। जैसे कि हमने ये देखा कि कंपैरिजन किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोगों ने ओवर 10 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स से रूरल और अर्बन सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट के इतने सारे प्लान्स लाए कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। मतलब 10 साल का हम लोग अगर पास्ट से देखें, ओवर द ईयर्स क्या चेंज आया है और कितना चेंज आया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या कम हुई है। तो ओवर द ईयर जब हम देखेंगे तो उसको इंटरटेम्पोरल कहेंगे, और विद इन बिटवीन टू सेक्टर देखेंगे तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, मोस्ट जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव डाटा है, उसके बेसिस पर बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना, जब हमें प्राइस और डिमांड का इफेक्ट समझ आया कि डिमांड तब इंक्रीज होती है जब प्राइस डिक्रीज होता है, और प्राइस और डिमांड में इन्वर्स मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। बिना स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करना, बनाना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, जैसे आपने वेदर फोरकास्टिंग देखी होगी कि आने वाले टाइम में वेदर क्या होगा, कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो, ऐसी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होती है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी वही है, चेंज कि आने वाले टाइम में क्या चेंज आएगा। जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या रहेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगी, या हमारे प्राइस लेवल का क्या चेंज आएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो फोरकास्ट करते हैं हम उसमें। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं। हमारा जो बजट आता है फेब्रुअरी, एवरी ईयर फेब्रुअरी हमारा यूनियन बजट निकलता है। उस बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उस बजट को वो प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जैसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो वो अगर वो ये देख रहे हैं कि टैक्स पेइंग कैपेसिटी लोगों की कितनी है, लोग कितना टैक्स पे कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो बजट बनाना चाहते हैं या पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, जब उनके हाथ में स्टैटिस्टिकल डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स स्टैटिस्टिक्स के बल पर ही
देन कम्स इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, जहाँ पर बैलेंस हो, इक्वल हो। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। तो मेन पर्पस क्या होता है प्रोड्यूसर का, कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और कंज्यूमर का क्या होता है, क्योंकि उसने अपनी इनकम स्पेंड करनी होती है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। तो जो वो पॉइंट होता है जहाँ प्रोड्यूसर भी हैप्पी है और कंज्यूमर भी हैप्पी है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हमारे हैं उसके बेसिस पर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का हमें पता लगता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फास्ट करेंगे, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहती हूँ। लिमिटेशंस क्या है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। हमने बोला कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को स्टैटिस्टिक्स इग्नोर करता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये इसकी लिमिट है कि ये एग्रीगेट्स को ही स्टडी करेगा। नॉट द ओनली मेथड, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन सजेस्ट नहीं हो पाता स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, मीन्स सेम यूनिफॉर्म नेचर का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता। हर कंडीशन में इसका जो रिजल्ट है वो वैलिड या करेक्ट प्रूव नहीं होगा। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग, मतलब कि कभी कभी क्या है, कुछ स्टडीज़ या कुछ कंडीशन या सर्कमस्टांसेस को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है ताकि हम कंक्लूजन्स को निकाल सकें। बिना रेफरेंस के रिजल्ट कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट, मतलब जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सपर्ट से ही यूज़ होता है, और स्टैटिस्टिक्स का जो मिसयूज़ है वो भी पॉसिबल है। ये स्टैटिस्टिक्स एक ज़रिया है सॉल्यूशन निकालने का, बट एक्चुअल सॉल्यूशन इससे निकले ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये एक मीन है, ये नहीं है कि आपके हाथ में स्टैटिस्टिक्स आ गए तो आपके हाथ में सोल्यूशन आ गया। ये एक ज़रिया है, एक वे है सोल्यूशन निकालने का। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर ध्यान से समझना, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछना। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।